करने वाले सिर्फ ओमिक रेजिस्टेंस, फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फाइंड आउट फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट when an AC current circuit contains only and only ohmic resistance. Let us consider a resistor of resistance R is connected with a AC source at an instantaneous value of voltage V is equal to V naught sin omega t. R at any instant value of voltage V naught sin omega t. मान लीजिए फिक्स है, हमने कहा कि कंसीडर किया, उसने कहा ओमिक रेजिस्टेंस लेना, तो हमने यही किया कि कंसीडर एन एसी सर्किट which contains a resistor of resistance R which is connected with AC voltage, AC sources, which is connected with AC source. Suppose at any time or at any instant t, value of voltage V is equal to V naught sin omega t, R E is equal to E naught sin omega t. दोनों यूज कर सकते हैं, को ईएमएफ भी और वोल्टेज भी, वोल्टेज से भी बना सकते हो और ईएमएफ से भी क्वेश्चन को बना सकते हो। एट एनी वी नो दैट एसी फ्लो इन कंप्लीट साइकिल, हाफ साइकिल प्लस, ये इसको नाम दे दूं मैं यहाँ से, ए टू बी, तो हाफ साइकिल क्या जाएगी, ए से बी जाएगी और हाफ साइकिल जाएगी बी से ए। हम किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर एट ए इंस्टेंट जब ये फ्लो हो रही इधर से ए टू बी फ्लो हो रही है, तो हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर ये ए से बी की ओर फ्लो हो रही है, उस समय जो इसका वोल्टेज है या जो ईएमएफ है दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पर होगा, ए टू बी इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो किरचॉफ सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ दोनों के डायरेक्शन सेम है। ये क्या हो रही है, प्लस है, भले इधर से जा रही, यहाँ आएगा नेगेटिव, भले पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ये कितना हो गया आई आर, ये कितना है V, तो V माइनस आई आर। जब दोनों के डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन सेम हो तो V माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ वी गेट अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस माइनस IR is equal to 0, RV is equal to IR. Substitute value of V, we get IR is equal to V naught sin omega t, IR is equal to V naught sin omega t, RI is equal to V naught R sin ओमेगा टी, V naught upon R sin ओमेगा टी। अब चूंकि हम अच्छे से जानते हैं कि जो करंट है, एसी करंट है, वो साइन कर्वेचर होता है। एसी करंट में क्या होता है, साइन कर्वेचर होता है। तो I इज इक्वल टू, ये इसकी पीक वैल्यू होगी, करंट की पीक वैल्यू होगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। स्वाभाविक है कि आई नॉट की वैल्यू जो है, वैल्यू पीक वैल्यू ऑफ करंट विल बी स्मॉलर देन पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, बिकॉज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, व्हेन पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज डिवाइडेड बाय resistance, then we get peak value of current. So peak value of current will be smaller than peak value of resistance. Now come to the point again, phase angle of voltage, phase second चीज है phase difference हम निकालते हैं, तो phase angle of voltage of EMF is equal to omega t.
एंड इन सेकंड इक्वेशन फेज एंगल ऑफ करंट, फेज एंगल ऑफ करंट, फेज एंगल ऑफ करंट इज आल्सो ओमेगा टी, साइन के साथ क्या है ओमेगा टी। देन फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। इसका फेज एंगल वोल्टेज का ओमेगा टी है और करंट का भी फेज एंगल कितना है ओमेगा टी। देन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी वी गेट 0। इट मींस कि इसमें जो ओनली रेजिस्टेंस, ओनली ओमिक रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस करंट एंड वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है और फेज करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं। ओनली ओमिक रेजिस्टेंस में एसी करंट के, एसी सर्किट के ओनली ओमिक रेजिस्टेंस वाले सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं। और जो इसका फेजर डायग्राम है उसका फेजर डायग्राम ये हो जाएगा, ये हो गया आपका आई और बी इधर लेते हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर ये एंगल हो गया कितना ओमेगा टी। फेजर डायग्राम क्या हो गया, ये हो गया ओमेगा टी। डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एरो से शो करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट आई एंड डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज। ये दोनों को मैंने दो अलग अलग सर्किट, ये बी हो गया ये आई, दोनों को मैंने डबल एरो से अलग अलग डायरेक्शन सेम है, दोनों के एंगल सेम है लेकिन एरो के निशान जो मैंने अलग अलग लगाए हैं उसका मैग्नीट्यूड शो करते हैं। यदि हम ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई, यदि हम इस वैल्यू को लें तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करती है। ये होगी आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और यदि इधर देखें तो ये वैल्यू देगी किसको आई नॉट। ये हो गई आपकी वी नॉट और यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये किसके बराबर हो गई, ओरिजिन से ए, ओरिजिन से बी। तो ओ ए इज इक्वल टू आई नॉट एंड ओ बी इज इक्वल टू वी नॉट। ये इतनी छोटी छोटी सी चीजें भी मार्क की जाती है। हमने कहा कि वी नॉट, आई नॉट, वी नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट बिकॉज व्हेन वी नॉट इज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस देन वी गेट आई नॉट। पीक वैल्यू जो करंट की है वो हमें वोल्टेज की पीक वैल्यू को रेजिस्टेंस से डिवाइड करने पर प्राप्त होगी। तो 100% है कि जो करंट की वैल्यू होगी वो कम होगी। यदि हम इसको ग्राफ में शो करना चाहें तो ग्राफ फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, साइन कर्वेचर। ये हो गया तुम्हारा वोल्टेज, तो करंट क्या होगा, दोनों साथ साथ पीक पे पहुंचेंगे, दोनों साथ साथ 0 होंगे लेकिन ठीक, ये आपका v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ हो गया और ये आपका क्या हो गया i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। मतलब दोनों यदि किसी ओमिक रेजिस्टेंस पे सिरों पर एंड्स पर हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं। इनमें किसी तरह का फेज डिफरेंस नहीं पाया जाता कि कोई आगे या कोई पीछे नहीं होगा, बल्कि दोनों क्या होंगे, साथ साथ होंगे। और यहाँ पर मैंने किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज किया है। तो यहाँ कैसे यूज करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, उसको यदि भूल गए हो फिर से जाना और चेक कर लेना, उसको बहुत अच्छे से समझाया है। डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ये है, यहाँ से पोटेंशियल जब ड्रॉप होता है प्लस से नेगेटिव हो जाता है तो माइनस साइन लेते हैं, और यदि माइनस से प्लस होता है माने पोटेंशियल बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जब प्लस से माइनस जाएगा तो ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर करंट प्लस से जा रहा है तो पॉजिटिव से माइनस जाएगा, मतलब माइनस होगा। सेम डायरेक्शन दोनों के है तो माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस। तो ये टोटल वोल्टेज हो गया V, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना है AB पर
आई इंटू आर, करंट आई फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस कितना है आर, तो वी माइनस आई आर इक्वल टू 0, सो वी इक्वल टू आई आर। इसका एक और वे है, वो तुम्हें बीटन में मिल जाएगा कॉपी में, ओमिक ट्रूथ मतलब ओम्स लॉ से भी इसको शो कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5 का। इंडक्टर मींस कॉइल, इंडक्टर मींस कॉइल, तो हम एक कॉइल ले लेते हैं। ये हो गई हमारी कॉइल, इसके एंड पर हमने कनेक्ट कर दिया एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज का साइन देख रहे हो, साइन कर्वेचर, ठीक। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टेंस L, कंसीडर a coil of inductance L is connected with the source, with the AC source. Consider a coil of inductance L is connected with the source, with the AC source at any time t. Value of voltage, value of applied voltage V is equal to V naught sin omega t. मैंने बोला ना ये स्टेप कंटिन्यू रहेगी। हम क्या बोल रहे हैं, कंसीडर ओनली इंडक्टेंस, ओनली इंडक्टर के लिए हमें क्या निकालना है, फेज रिलेशन निकालना है। करंट फाइंड आउट करो, फेज रिलेशन करो, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करो, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करता है। फेज डिफरेंस फाइंड आउट करो और ग्राफ दो, एक एक 1 मार्क्स के ऐसे डिवाइड कर देता है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट कि कंसीडर ए इंडक्टर of inductance L is connected with an AC source at any time t. Value of AC voltage V is equal to V naught sin omega t. If rate of change of current, if rate of change of current, rate of change of current with respect to time t, if rate of change of current be ti upon dt with respect to time, then induced EMF on given inductor E is equal to minus L into di upon dt. उसका 2 times, थर्ड टाइम देखा और दिया घुमा के, यही ठीक। सेल्फ इंडक्टेंस पढ़े नहीं होगे, सुने नहीं होगे, और सेल्फ इंडक्टेंस में अपना लेक्चर अच्छा खासा देख चुका हूँ और ये प्रूव किया गया है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, हाँ मेरे को मालूम है, मैं पूछूंगा तो 90 से एंगल झुकने वालों की संख्या पूरी हो जाएगी, एक आध 2 से उठा के बात कर पाएंगे। तो इंड्यूस्ड मत सुनो, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं, मैं अपना काम कर चुका हूँ। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन कॉइल E will be equal to minus L into di upon dt. According to Kirchhoff's law, at any time, at any instant, we suppose current flows from A to B in the direction of A to B, or in the direction of B to A, in the direction B to A. तो current flow इसके या A to B भी मानते हो, A to B माने, और इसमें अगेंस्ट डायरेक्शन रहेगा। यदि A to B करंट जा रहा है तो इंड्यूस्ड E क्या होगा, इंड्यूस्ड E जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इंड्यूस्ड E इक्वल टू माइनस L इंटू डी आई अपन dt अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स वी गेट V plus E is equal to 0, implies that V minus L into di upon dt is equal to 0. Substitute value of V. Substitute value of V. We get V naught sin omega t minus L di upon dt is equal to 0. Implies that, simplify करा हम थोड़ा सा कर लो, V naught sin omega t is equal to L into di upon dt
by cross multiplication we get v naught or sin omega t into dt is equal to L upon v naught di, सॉरी इसको इधर डालते हैं, v naught upon L sin omega t into dt is equal to to integrate both side हमें करंट फाइंड आउट करना ना, टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स इंटीग्रेशन ऑफ di is equal to v naught integration of v naught upon L into sin omega t dt, since integration of di will be I, integration of di will be I is equal to v naught upon L is constant, so it cannot be integrated, v naught upon L, so integration of sin omega t with respect to integration of sin omega t will be minus I is equal to v naught upon L into minus cos omega t upon omega. Okay, so now we get I is equal to v naught upon L omega into minus cos omega t. Our voltage equation or instantaneous value of voltage is given that in sin curve. हमारा हमें फेज डिफरेंस निकालना है, तो चूंकि वोल्टेज हमारा किसमें है, साइन कर्वेचर में है, तो इसको भी किसमें होना चाहिए, साइन में। और cos ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम साइन 90 माइनस थीटा यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन भी है। ओमेगा टी फेज एंगल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, फेज एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन को सेटिस्फाई करने के लिए और फेज एंगल को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए किसका यूज करेंगे, 90 माइनस थीटा। अच्छे से याद करके रख लो, तो शहर पर भूल जाना इस क्वेश्चन को लेके। 90 माइनस थीटा क्यों यूज करते हैं, 90 प्लस थीटा क्यों नहीं करते, तुम्हें शहर से आंसर मिल जाएगा, मान लेना, चैलेंज कर रहा हूँ, भूल के ले आना है, तो ये बता दे कि 90 माइनस थीटा यूज क्यों करते हैं। सब बोलेंगे ऐसा होता है तो अपन नहीं कर रहे हैं। v naught L ओमेगा, इसको हमने लिया, माइनस को बाहर ही रहने दिया, साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी को लिख दिया साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। अब इस माइनस साइन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना है, और इस माइनस साइन को एलिमिनेट करना है। इसका मतलब क्या है, I इज इक्वल टू v naught L ओमेगा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो ये माइनस साइन को हम अंदर ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस π/2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये हो गया था v naught L ओमेगा साइन ओमेगा टी क्या हो गया, पॉजिटिव, और एंगल हो गया, तो ये जो फेज एंगल है वो पॉजिटिव बना रहा है। यदि हम यहाँ पर π/2 प्लस थीटा लेते तो क्या होता कि फेज एंगल भी क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। क्योंकि फेज एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने 90 माइनस थीटा लिया है, 90 प्लस थीटा ना लेके क्या लिया है, 90 माइनस थीटा लिया है, ताकि फेज एंगल हमारा नेगेटिव ना हो। ये आपको मिला I इज इक्वल टू, अब हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, I इज इक्वल टू I नॉट, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये हो गया हमारा करंट इक्वेशन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड विथ एसी सोर्स। यदि केवल एसी सोर्स के साथ केवल और केवल क्या जुड़ा गया हो, इंडक्टर कनेक्टेड हो, तो उस कंडीशन में क्वेश्चंस आते हैं। तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, फेज डिफरेंस क्या होगा,
फेज डिफरेंस क्या होगा, वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, प्लस आपका ग्राफ क्या होगा, फेजर डायग्राम क्या होगा, और फिफ्थ जो है और 2 क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताता हूँ। पहले तो ये हो गई I इक्वल टू आई जीरो, वेयर एक और लाइन नोट कर रहा था वो, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा, वी नॉट अपॉन एल ओमेगा। अब यहाँ ये ध्यान से देखो कि I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R, एल ओमेगा is placed in the place of resistance, effective resistance of circuit. Peak value of current is equal to peak value of voltage upon effective resistance of that circuit. So effective resistance of that circuit will be L omega. Here effective resistance of this circuit which contains only inductor, which contains only inductor will be L omega. It is called reactance. Inductive reactance and represented by XL is equal to L omega, XL equal to L omega। और यदि आपको डिफाइन करने बोलते कि डिफाइन रिएक्टिव इंडक्टेंस, तो the effective resistance of an AC circuit which contains only inductor, which contains only inductor is known as inductive reactance. What is inductive reactance? So the inductive reactance is the effective resistance of the AC circuit which contains only inductor। मतलब सिंपल सा बोल रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उस एसी सर्किट का जो केवल और केवल किसको रखता हो अपने अंदर, इंडक्टर को बिलोंग करता हो, जिसके पास केवल इंडक्टर हो। ऐसे एसी सर्किट के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को, उस कंप्लीट एसी सर्किट के इफेक्टिव रेजिस्टेंस को क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू एल ओमेगा, वेयर एल इज इंडक्टेंस एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अब ये हो गए, इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, फेजर डायग्राम में, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस डायग्राम लिखा हूं, फेज डिफरेंस, फेज ऑफ वोल्टेज कितना है, फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट इज इक्वल टू फेज एंगल आप वोल्टेज, बहुत सिंपल है, फेज एंगल आप वोल्टेज माइनस फेज एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस फेज एंगल ऑफ करंट, फेज एंगल ऑफ करंट। अब फेज एंगल ऑफ वोल्टेज कितना है, ये हर समय हमारा ओमेगा टी पे फिक्स है, तो इट इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस एंगल फेज एंगल ऑफ करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ठीक है। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या मिला, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल। फेज एंगल, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी पाई बाई टू, इट मींस voltage lead ahead pi by 2 with current, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे चलेगा, या करंट वोल्टेज से इंडक्टर में, केवल इंडक्टर वाले सर्किट में वोल्टेज आगे 90 डिग्री पाई बाई 2 एंगल से आगे चलेगा, और फिर ठीक पीछे 90 डिग्री पीछे कौन चलेगा, करंट लेफ्ट बिहाइंड पाई बाई 2 विथ वोल्टेज, और वोल्टेज लीड अहेड, वोल्टेज लीड अहेड पाई बाई 2 एंगल पाई बाई 2 विथ करंट। वोल्टेज को करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे चलेगा, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 एंगल आगे चलेगा। तो इसका जो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम क्या बन जाएगा, बहुत सिंपल सा है,
वोल्ट करंट कहां पर होता है? करंट जो है ये हुआ वोल्टेज। यदि वोल्टेज किसी पर्टिकुलर टाइम पे ओमेगा टी एंगल बना रहा है तो करंट कहाँ होगा? करंट इससे पाई बाई 2 पीछे होगा। करंट क्या होगा? पाई बाई 2 एंगल पीछे। तो यदि ये वोल्टेज है तो ये आपका क्या हो जाएगा? करंट आई एक्स एक्सेस, और ये हो गया आपका वाई एक्सेस। तो ये ओमेगा टी किसी पर्टिकुलर टाइम पे यदि हम किसी इंस्टेंट पे देख रहे हैं ओमेगा टी यदि बना रहा वोल्टेज, तो ये करंट जो है आपका पाई बाई 2 एंगल उससे पीछे चलेगा। मतलब इनमें एक आगे चलता और ये याद रखना है। करंट फाइंड आउट करना, फेजर डायग्राम और ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट और रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कंसीडर एक कंडेंसर और कैपेसिटर of capacitance C is connected with the AC source at any time t. Instantaneous value of V is equal to V naught sin omega t. जो आप थ्योरी नोट करते हो उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि उस सर्किट में जो केवल कंडेंसर की क्वेश्चन का पार्ट है। सपोज किया हमने कि कंसीडर ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected with a AC source। यहाँ पर हमने शो कर दिया कि हमारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C है, और ये किसी AC वोल्टेज से कनेक्ट है। इसके बाद सेकंड, लेट एट एनी टाइम t its instantaneous वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो भी कौन सी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज V is equal to V naught साइन ओमेगा टी। कहने का मतलब है किसी टाइम टी पर पर्टिकुलर टाइम टी में करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इस कंडीशन में V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज का जो वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इफ एट टाइम t चार्ज और कंडेंसर इज C, चार्ज ऑफ कंडक्टर इज Q। हम सपोज कर रहे हैं कि सपोज एट टाइम t वेयर वोल्टेज इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t, दैट टाइम वैल्यू ऑफ चार्ज इज Q ऑन कंडेंसर। हमने सपोज किया कि कंसीडर एट टाइम t वैल्यू ऑफ चार्ज इज Q ऑन कंडेंसर, then Q is equal to CV. According to capacitance formula, Q is equal to CV. Substitute value of V, we get Q is equal to C into V naught sin ओमेगा टी। टाइम t पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू में वोल्टेज की V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t है। इसी टाइम t पर हमने कहा कि कंडेंसर इज चार्ज बाय चार्ज Q, देन Q इज इक्वल टू CV। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ V, वी गेट Q इज इक्वल टू C into V नॉट साइन ओमेगा t। वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ करंट, एंड करंट इज ऑलवेज dq अपॉन dt। अब चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज करंट, and we want to find out current. So differentiate equation 2 with respect to t. Differentiate equation 2 with respect to time. We get dq upon dt is equal to differentiation of c v naught sin omega t. Since dq upon dt is equal to I, so I is equal to CV naught differentiation of sin omega t
differentiation of sine is cos and differentiation of omega t will be omega. So we get I is equal to C V naught omega into cos omega CV not omega, and we can write it I is equal to V naught C omega, और चूंकि वोल्टेज हमारा किस टर्म में है साइन कर्वेचर के फॉर्म में है तो कास को हम साइन टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी और we can write it I is equal to V naught upon 1 upon C omega sin omega t plus pi by 2 or I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2 where I naught peak value of current I naught is equal to V naught upon 1 upon C omega or V naught is equal to XC where XC is equal to 1 upon C omega. पास कर दो। अब यहाँ हमने क्या किया कुछ नहीं है सीधा सीधा से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ फिर कंप्लीट करने के बाद रिवाइज कर रहा हूँ. कंसीडर a condenser of capacitance C is connected with the AC source. At any time t, instantaneous value of voltage is V is equal to V naught sin omega t. Let at the time charge on condenser VQ. Suppose charge on condenser at any time t VQ, then Q is equal to CV. Substitute value of V, we get Q is equal to C into V naught sin omega t. Since we want to find out the value of current and current is always dq upon dt, current is the rate of change of charge with respect to time. So we differentiate Q with respect to t. dq upon dt is equal to differentiation of CV naught sin omega t. Since dq upon dt change of rate of change of charge with respect to time is known as current, so it is written current Ci is equal to CV naught is constant and differentiation of sin omega t. Differentiation of sin is always equal to cos and differentiation of omega t, angle omega t will be omega. So we get I is equal to CV naught omega cos omega t. Since our voltage in the form of sine, so again convert cos into sine, we get I is equal to V naught C omega sin pi by 2 plus omega t. We can write also I is equal to V naught voltage upon 1 upon C omega. Since this is the place of peak value of current, so peak value of current is always equal to V naught upon R, effective resistance. So we write it peak value of current I naught sin omega t plus pi by 2, where I naught peak value of current is equal to V naught upon 1 upon C omega, where 1 upon C omega is coming in the place of effective resistance. So it will be effective resistance of AC circuit which contains only and only condenser, and it is called capacitive reactance. It is called capacitive reactance and represented by Xc and represented by Xc. So we get Xc is equal to 1 upon C omega. तो ये तो फर्स्ट पार्ट रहा. सेकेंड पार्ट यहाँ पर हमें फेज डिफरेंस के लिए कहा जाता है. तो फेज डिफरेंस between current and voltage. Current and voltage is equal to angle of current. Angle of current, phase angle of current is omega t plus pi by 2. Phase angle of current is omega t plus pi by 2 and phase angle of voltage is only omega t. So phase angle of current minus phase angle of omega t. Current lead ahead
voltage with angle pi by 2. Current lead ahead voltage by angle, phase angle pi by 2. करंट लीड करता है जिसको वोल्टेज को pi by 2 एंगल से लीड करता है। इसी को फेजर डायग्राम में हम कहें तो फेजर डायग्राम में हमारा हो जाएगा ये आप हमारा वोल्टेज हो जाएगा, ये करंट हमेशा शो करते हैं करंट से, और ये हो गया पाई बाई 2। तो ये आपका BC कर दे वोल्टेज वो अक्रॉस द कंडेंसर एंड करंट I। तो करंट I लीड अहेड by with voltage by angle pi by 2, while in the inductor current voltage lead ahead with current angle pi by 2 का जो हमने VL is always greater than pi by 2 and voltage lead ahead current with pi by 2। तो ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा I हो गया, ये BC हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया पाई बाई 2। ये हो गया हमारा क्या फेजर डायग्राम में पूछा जाता है। और फोर्थ, अब इसको हमें ग्राफ देना है, फेज डायग्राम वाले ग्राफ। तो ये आपका हो गया वोल्टेज, और यहाँ पर जब वोल्टेज 0 है तो आपका वीक वैल्यू भी कौन आ जाता है करंट। ये आपका करंट की। अब ये 1 to 4 पार्ट में डिवाइड करके पूछ लेता है। एक तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I फॉर AC सर्किट विच कंटेन्स ओनली कंडेंसर, फाइंड आउट फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम एंड ग्राफ। 4 क्वेश्चन दिया, 2 मार्क्स का एक दे दिया, 1 मार्क्स की क्वेश्चन पूछे आपको। 6 में से एक हर साल आता ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से छूट जाएगा, एक क्वेश्चन इनमें से मिलना ही है। तो इसके बाद एक चीज उठती है कि DC करंट जो है इसमें एक टर्म आया है रिएक्टेंस में, कल हमने पढ़ा था XL इंडक्टिव रिएक्टेंस L ओमेगा। तो सिंस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू ऑलवेज 2 pi f, it means XL is equal to, we can write it 2 pi FL or LF। so since frequency of DC current is always 0, frequency of DC current में कोई frequency नहीं होती जब वहाँ angular velocity 0 है। since angular velocity for DC current or frequency of DC current is 0 and when we put F is equal to 0 then XL equal to 0, it means inductive resistance will be 0 for DC current। it means किसी भी कॉइल में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, किसके लिए DC करंट के लिए किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल्स नहीं क्रिएट किया जाता। जब किसी कॉइल में, जब किसी इंडक्टेंस में डायरेक्ट करंट को फ्लो किया जाता है तो उसमें DC करंट के द्वारा किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 होती है, जिस कारण से इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होने के कारण इसमें किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं होते। लेकिन ठीक अपोजिट किसके साथ होता है, इसके साथ यहाँ पर जो टर्म आ रही है वो कहाँ आ रही है, XC इज इक्वल टू 1/C ओमेगा। XC is equal to 1/C omega, so we can write it XC is equal to 2 pi CF, 2 pi CF। But when we take DC current, then F is equal to 0, so XC is equal to infinity, 1/0 will be infinity। मैंने it रजिस्टर कर मैंने ये किस तरह से रोकेगा, इस
ऑब्स्टेकल्स कितना क्रिएट करेगा, इनफाइनाइट। और जहां भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, नहीं हो सकता। माने कंडेंसर किसी भी स्थिति में स्वयं से डीसी करंट को फ्लो नहीं देता। कंडेंसर स्वयं से डीसी करंट को फ्लो नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो होती है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कंडेंसर is infinitive, so it cannot flow DC current। ये आपने वैसे DC करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो ये एक क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। आज कर ले। अब हम पढ़ रहे हैं LR सर्किट। द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ए इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस is connected with the AC source, then a inductance or inductor of inductance L, या यहाँ से स्टार्ट करते हैं। LR सर्किट है, इसका मीन्स ये है कि एक इंडक्टर या इंडक्टेंस और एक रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन के सीरीज कॉम्बिनेशन पर AC वोल्टेज को इफेक्टिव किया गया है। तो यहाँ पर हम मानते हैं कंसीडर ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R is connected with the AC source. Consider a series combination of inductance of inductor of inductance L and resistor of resistance R is connected with a AC source, with an AC source. Let at any time t instantaneous value of voltage is V naught sin ओमेगा t। अभी भी हम सेकंड पैराग्राफ हमारा हो गया कि let at any time t instantaneous value of voltage V is equal to V naught sin omega t। Equation number first, if effective voltage or voltage across the inductance due to applied AC voltage is Vn and Vr is the voltage across resistance due to applied voltage V, then Vn is equal to I into XL or I into L omega, since XL is equal to L omega and Vr is equal to I into R। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट पैराग्राफ हमारा होगा कंसीडर ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस of inductance L and resistor of resistance R is connected with an AC source। इसी डायग्राम को हमने नोट कर दिया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि let at any time t instantaneous value of voltage is V, where V is equal to V naught sin omega t। V is equal to V naught sin omega t। If VR and VR is the voltage across inductor and across resistance due to applied voltage, then VN is equal to current I into effective resistance on inductor XL is equal to I into value of I into L omega, value of XL is L omega, and VR is equal to I into R, where I is the current at any time t due to applied voltage। हमें जो देना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन LR को हमने कंबाइन किया इसी फोर्स से और किसी टाइम t पर इसका वोल्टेज V है। इस अप्लाइड वोल्टेज V के कारण L के अक्रॉस वोल्टेज VL हो गया और R के अक्रॉस वोल्टेज VR हो गया। क्योंकि वोल्टेज हमेशा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इनटू इफेक्टिव करंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है और L के सिरों पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस XL होता है। तो
VL इक्वल टू आई इंटू एक्सएल और एक्सएल की वैल्यू एल ओमेगा है, सो आई एल ओमेगा एंड वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्या हो गया? ये सेकंड पैराग्राफ का हिस्सा हो गया। थर्ड पैराग्राफ, सिंस इन द प्योर ओमिक रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज विल बी इन द सेम फेज, क्योंकि सिर्फ ओमिक रेजिस्टेंस की सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज पे होते हैं। डायग्राम में शो किया गया है। सिंस इन ओनली ओमिक रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज विल बी इन द सेम फेज while but in the inductor voltage lead ahead current by angle pi by 2. Voltage lead ahead current pi by 2 with angle pi by 2. So phasor diagram it will be I and it shows also direction of VR and direction of VL. So between VR and VL, so VL and VR makes an angle pi by 2. So angle between VR and VL will be pi by 2. If the resultant of VL and VR be, if the resultant of VL and VR be, capital B is represented by capital B, then according to Pythagoras theorem, B square is equal to VL square plus VR square. By the phasor diagram, resultant voltage square of resultant voltage is equal to square of inductant voltage plus square of resistance voltage. Substitute value of V square is equal to I square L square omega square plus I square R square. Implies that V square is equal to, take out carbon, I square, we get L square omega square plus R square. Taking under root, we get resultant voltage V is equal to I into under root L square omega square plus R square. ठीक, V upon I is equal to under root, चलो कितना लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर दे देता हूँ 2। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा पूरा, व्हाट विल बी रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ LR सर्किट। रिजल्टेंट वोल्टेज V is equal to I into under root L square omega square plus R square। करना कुछ नहीं है, उनको ठीक से जितने प्रूफ हुआ है इसमें LR सर्किट बोला, हमने कहा कि कंसीडर ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड ऑफ इंडक्टेंस L and resistor of resistance R is connected with an AC source. Let at any time T instantaneous value of V is represented by V is equal to V naught sin omega t. Let consider VL and VR be the voltage across inductance and resistance. If flowing current is I at time t, then VL is equal to I into XL is equal to I into L omega, since XL equal to L omega, while VR is equal to I into R. अब हमें यहाँ दोनों के बीच का रिलेशन शो करना है कि इनके बीच फेज डिफरेंस कितना है, VR और VI के बीच। हमने कहा सिंस इन ओनली ओमिक रेजिस्टेंस में VR वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, लेकिन इंडक्टेंस में वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 एंगल क्या होता है, लीड करता है। वोल्टेज करंट से
पाई/2 एंगल लीड करता है। तो चूंकि रिएक्टेंस में रजिस्टर में वोल्टेज का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में, लेकिन इंडक्टर में करंट का वोल्टेज का डायरेक्शन करंट से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए BL और BC के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। BL और BC के बीच कितने एंगल बनेगा? 90 डिग्री। हमने कहा सपोज रिजल्टेंट ऑफ BL and BR be represented by V, so according to Pythagoras theorem V square is equal to BL square plus BR square. Substitute value of BL and BR, we get V square is equal to I square L square omega square plus R square. Taking under root, we get V is equal to I into under root L square omega square plus R R square. square. It is the resultant voltage. सेकेंड पार्ट आता है इम्पीडेंस। यदि सिंगल एरो कंडेंसर है, मतलब वायर या कंडेंसर है, तो उसके लिए हमने वर्ड यूज किया था इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए रिएक्टेंस, लेकिन यहाँ पर अब वर्ड होगा इम्पीडेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप यानी LR सर्किट, CR सर्किट, LC सर्किट और LCR सर्किट is known as impedance. So what is impedance? Impedance is also effective resistance of any circuit which contains two or more than two components of AC circuit. Impedance is the effective resistance of AC circuit which contains more than two or more than two components of AC circuit. AC components क्या है? रेजिस्टेंस, इंडक्टर और एंगुलर वेलोसिटी कंडेंसर। LRC L, R और C। LCR जो है, इनमें से कोई टू या मोर देन टू रखता हो तो उसके इफेक्टिव रेजिस्टेंस को सर्किट में क्या कहा जाता है? इम्पीडेंस। जब सिंगल होगा तो रिएक्टेंस, सिंगल हुआ तो रिएक्टेंस, और यदि मोर देन टू और मोर देन टू हुआ तो इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट। अब जो पॉइंट आएगा सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है, इम्पीडेंस ऑफ LR सर्किट। तो यहाँ पर डेफिनेशन का सिनेमेटोग्राफी से डेफिनेशन भी नोट कर दो मन से। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LR सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LR सर्किट which is always ratio of resultant voltage and current, which is always ratio of resultant voltage and current is known as impedance of RL circuit. जहाँ भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज बी अपॉन ओम्स लॉ क्या कहता है? इक्वल टू IR। तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 the definition note कर दोगे इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2 V upon I is equal to under root L square omega square plus R square and it is represented by Z. Impedance is represented by Z and R, for which impedance for LR circuit Z LR is equal to under root L square omega square plus R square. It is impedance of LR circuit. थर्ड पार्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आता है फेज एंगल। Let resultant voltage V make an angle phi with current I. Let resultant voltage of VL and VR, let resultant voltage V of VL and VR make an angle phi with current I. फेज एंगल किसके बीच में होता है? रिजल्टेंट वोल्टेज और करंट के बीच में। तो हमने सपोज किया कि मान लेते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट VL और VR का रिजल्टेंट वोल्टेज V है वो करंट I के साथ फाई एंगल बनाता है। तो ऐसी कंडीशन में tan phi इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में tan phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VL
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस तो बेस आई हाँ। वी आर बनाता किसमें है, आई और बी के बीच रिलेशन किसमें एस्टेब्लिश करेंगे, VL अपॉन VR. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ VL एंड VR, tan phi is equal to I into L omega upon I into R. I is cancelled by I, so we get phi is equal to L tan inverse L omega upon R. This will be phase difference. This will be phase difference of phase angle of LR circuit. तो ये LR सर्किट का फेज एंगल, फेज डिफरेंस हो गया, इम्पीडेंस हो गया, V अपॉन I, और आपको कोई क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होकर क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने में, 3 पार्ट में। अभी यहीं पर यदि फाई इज इक्वल टू 0 कर दो तो L ओमेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, केवल ओमिक रेजिस्टेंस में। यदि आप इम्पीडेंस में 0 करो फाई को, तो फाई 0 करोगे 0 की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा, L ओमेगा 0। L ओमेगा 0 वाले इंडक्टर ना लगा हो, इंडक्टर ना लगा हो, कॉइल ना लगा हो, तो सिर्फ ओमिक रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 0 होता है। वोल्टेज और करंट सेम पेज में चलते हैं। लेकिन यदि हम फाई इक्वल टू 90 ले लें तो 1090 होता है इंफिनिटी। 1090 क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो L ओमेगा अपॉन R, तो R इज इक्वल टू 0। R इज इक्वल टू 0। जब R इक्वल टू 0 तो इंडक्टर में, इसका मतलब है इंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल कितना होता है, इंफिनिटी, 90 डिग्री। यदि R 0 है, R 0 मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या बच जाएगा, केवल इंडक्टर। और जब केवल इंडक्टर है तो फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री। फाई 90 का होता है जब केवल इंडक्टर हो, फाई 0 का होता है जब केवल रेजिस्टेंस। जो हमने किया था उसको यहाँ से LR सर्किट से प्रूव कर सकते हो। जब फाई 0 लोगे तो L 0 हो जाएगा, मतलब L नहीं लगा। और जब 90 लोगे जो इसके एंगल करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस, तो ये 0 हो जाएगा। माने केवल इंडक्टर वाले सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहेगा, और केवल ओमिक रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, क्लास खत्म। कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, if a condenser, charge condenser is joined by a wire, then what happened, what will be happen, क्या होगा, बाइक चलाते हो, चेक करते हो करंट नहीं आता तो प्लग निकाल दो, तो क्या करते हो, करंट दिखता कैसे है, स्पार्किंग होती है, यदि टच हो जाता है तो पे ही मारता है ना, तो वही काम करते हैं। दूसरा, बैटरी चेक करने के लिए ले जाते हैं, तो क्या करता है, दोनों को जोड़ता है और ऐसा करके चिंगारी निकालता है, स्पार्क चिंगारी निकलती है। वो भी कंडेंसर भी ऐसी तरह कार्य करता है। होता क्या है, यदि हमें पावर सप्लाई, हमने कहा कि पावर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पार्ट बाय पार्ट चलता है, कि हमने जोड़ दिया इसमें 5 एम्पियर का करंट चाहिए, तो ये नहीं है कि वहां से हमने बटन प्रेस की और 5 एम्पियर करंट इसको सप्लाई हो जाएगा। करंट पार्ट बाय पार्ट सप्लाई होता है। लेकिन यदि हमें किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए एक साथ पूरा 5 एम्पियर देना, जैसे फ्लैश है, जब हम फोटो खींचते हैं तो फ्लैश 1 एम्पियर 2 एम्पियर जितना करंट चाहिए उसको पार्ट बाय पार्ट नहीं चाहिए, इकट्ठे एक साथ जैसे दबाए उतना करंट मिल चाहिए। तो उसके लिए हम कंडेंसर्स यूज करते हैं। कंडेंसर्स के थ्रू हम पहले से चार्ज करके रखते हैं और जैसे ही बटन प्रेस होती कंडेंसर उतना चार्ज एक साथ दे देता है। तो कंडेंसर की विशेषता क्या है कि जब हमें कंडेंसर में इलेक्ट्रिक फॉर्म में, चार्ज किस फॉर्म में रहता है, इसमें स्टोर होता है। ये एकमात्र डिवाइस है, सिंगल डिवाइस है जो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करके रखती है। और जैसे ही हम इसके दोनों वायर को कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। चार्ज होगी तो चिंगारी निकलेगी, जो कि दोनों का करंट जो है तेजी से पूरा का पूरा एक साथ डिस्चार्ज होगा।
लेकिन इसी को यदि हम इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दें, if we connect a conductor of capacity C and inductor of inductance L is connected in series. This is series, not parallel combination. In series, and it is a charged conductor plus Q. Then current flows from plus to minus Q. ये माइनस Q चार्ज से होगा, ये प्लस Q चार्ज से कंडेंसर चार्ज है, तो यहां से करंट एक साथ चार्ज करना चाहेगा किसको, इंडक्टर को। लेकिन इंडक्टर की भी एक क्वालिटी है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इसमें बैक ईएमएफ क्रिएट होगा और बैक ईएमएफ पूरी करंट का अपोज करेगा। और यदि करंट डाई कर रहा है, करंट खत्म हो रहा है, डिके हो रहा है, तो उसका भी अपोज करेगा। खत्म भी नहीं होना चाहिए और बढ़ रहा तो बढ़ना भी नहीं चाहिए। जैसे ही बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, इससे रिलेटेड एसोसिएटेड तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो करंट जीरो से हाई पे जाएगा। जब करंट जीरो से हाई पे जाएगा तो करंट के चारों ओर क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। जो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि जितना करंट होगा उतनी उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। करंट की मात्रा ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट की वैल्यू कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम। तो करंट के रेशो में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और करंट जीरो से हाई पे जा रहा है, तो जीरो से हाई पे जाने में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो से हाई पे जाएगा, अर्थात वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इसी कॉइल से लिंक्ड होगी तो क्या होगा, ये इस उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स अपने अंदर क्रिएट करेगा जितना इससे होकर जाने वाला, तो ये अपोज करने के लिए उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ इसमें ग्रोइंग करंट को ग्रो करने से रोकता है, तो बैक ईएमएफ रहता है, तो मतलब इसमें से करंट जाएगा लेकिन स्लोली धीरे। तो ये करंट लेगा बहुत स्लोली और इनकी आदत है, ये देते हैं करंट एक साथ पूरा का पूरा उठा के फेंक देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम कॉइल जोड़ देते हैं तो करंट चार्ज तो होगा लेकिन स्लोली चार्ज होगा। और एक समय में क्या होगा, एक कंडीशन दी हुई कि चार्ज प्लस Q से माइनस Q चल रहा है, तो प्लस Q और ये इंडक्टर में आया तो इसका माने हाफ चार्ज हो गया यहाँ पर और हाफ करंट यहाँ हो गया, तो माने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही। और एक कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर चार्ज हो गए दोनों के 0 और इंडक्टर जो आपका है वो फुली चार्ज हो गया। कंडेंसर के पास जितना चार्ज था वो कहाँ आ गया, इंडक्टर के पास। इंडक्टर में जो चार्ज है वो करंट मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है। इंडक्टर में किस फॉर्म में स्टोर होता है, मैग्नेटिक फील्ड। कंडेंसर में किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ये स्टोरेज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। अब पूरा का पूरा चार्ज जो था धीरे धीरे करके कहाँ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में इंडक्टर की। अब इन्हें तो अपना चार्ज दे दिया, ये स्वतंत्र हो गए, लेकिन ये चार्ज हो गए। ये चार्ज हो गए तो ये भी अपने पास सामान में नहीं रखेंगे, ये कहेंगे भैया वापस ले लें। अब वापस किस तरह से करेंगे, ये जो करंट का फ्लो होता है ये ब्रेक नहीं होता, ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो अब क्या होता है कि ये प्लस Q पे चार्ज हो जाता है और ये माइनस Q पे, ये प्लस Q पे चार्ज हो गया और सेकेंड वाली प्लेट माइनस Q पे। जो प्लस Q पे थी वो माइनस Q, जो माइनस Q थी वो प्लस Q। ये तब तक चार्ज होते रहेंगे जब तक इंडक्टर के पास चार्ज है। जैसे अब सेकंड पोजीशन बनी कि यहां पर चार्ज हो गया 0, यहां चार्ज हो गया 0। अब थर्ड पोजीशन में क्या बनता है कि ये यहां पर माइनस Q और ये प्लस Q, इस उसको बनाए रखते हैं। तो अब क्या होगा, ये इंडक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया है। अभी पहले करंट कहां से, यहां से इस तरह से फ्लो हो रहा था, ये डायरेक्शन था। अब ये प्लस Q हो गया तो करंट किस तरफ से फ्लो होगा, सेकंड कंडीशन में। पहले कंडीशन में ये वो चार्ज किया, ये फुल चार्ज हो गया, ये फुल चार्ज हो गया, मैंने इसको फर्स्ट कंडीशन मान लिया। ये फुल चार्ज था, इस पे चार्ज आया, इस कंडीशन में ये कंप्लीटली फुली चार्ज हो गया, हो चुका है फुली, और ये हो गया 0। ये फुली चार्ज और ये 0। थर्ड कंडीशन में ये फुली चार्ज, ये फुली चार्ज हो गया, फुली चार्ज हो गया और ये हो गया 0। अब जो डायरेक्शन है, अब
कंडीशन डायरेक्शन बदल जाएगा, कंडेंसर +2 यहाँ है और -2 यहाँ। तो अब जो इंडक्टर में चार्ज आएगा प्लस माइनस प्लस ये टू माइनस इस डायरेक्शन से आएगा, तो अभी फिर से डिस्चार्ज होगा और ये फिर से एल क्या फुली चार्ज हो गया। यहाँ से ये 0 हुआ, ये चार्ज हुए, इन्हें कहा हम भी नहीं रख सकते अपने पास, अब तुम वापस लो, तो ये इन्हें फिर से इसको देना शुरू किया, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, पलट गया, चेंज हो गई, डायरेक्शन अपोजिट चेंज हो गया। अब ये इंडक्टर चार्ज हुआ और यहाँ मान लेते हैं इंडक्टर फुली फिर चार्ज हो गया। एल जब इंडक्टर फुली चार्ज हो गया तो इसके डायरेक्शन को बनाए रखेगा, ये डायरेक्शन को बनाए रखेगा, तो क्या होगा, ये 0 हो गया यहाँ पर, ये फुली चार्ज होगा तो ये 0 हो जाएगा और फिर इसके बाद कंडीशन क्या होगी, डायरेक्शन फिर चेंज होगा करंट का, फिर जो बना हुआ था ये अब +2 पे आ जाएगा और ये तो आइडियल कंडीशन हम ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई रेजिस्टेंस नहीं सर्किट में। आइडियल कंडीशन क्योंकि कॉइल किसकी बनी होती, कॉपर की बनी होती, तो रेजिस्टेंस होता उसमें। अभी हम मान के चल रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है, कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है और कंडेंसर में भी किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है, और जो कनेक्टिंग वायर है उसमें भी रेजिस्टेंस नहीं है। यदि आइडियल कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में जब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस नहीं होगा तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड फिर माने इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑसिलेशन होने लगा। एनर्जी ऑसिलेशन ऑसिलेट कर रही है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक। ये कंडीशन कहलाती है रेजोनेंस की, जब ऑसिलेशन करने लगती है एनर्जी। एक यहाँ पर एनर्जी है ऑसिलेशन कर रही है। सेकंड, आप यदि ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेशन कर रही है, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, माने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेशन कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेशन कर रही है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन बदल रहे हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल में एनर्जी ऑसिलेशन कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेशन कर रही है। इस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस। कंडीशन आपको रेजोनेंस, और ये पूरी की पूरी कंडीशन तुम्हारे शहर के अंदर कोई नहीं बताएगा। रेजोनेंस की कंडीशन बताएगा, रेजोनेंस का सेंस क्या होता है और है क्या, ये ना उन्हें समझ में आता है ना तुम्हें समझ आएगा, बता दूंगा। एक दिन मैंने अभी क्वेश्चन किया था कि ऐसी सर्किट को एक्सप्लेन करो, रेजोनेंस कंडीशन, रिजल्टेंट वोल्टेज क्वेश्चन क्या है वो पढ़ देता हूँ। रिजल्टेंट वोल्टेज, इम्पीडेंस और किस तरह से आता है एलआर सर्किट और एलसी सर्किट। यूजिंग फेजर डायग्राम ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट वोल्टेज। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पार्ट वाइज, रिजल्टेंट वोल्टेज, इम्पीडेंस एंड फेज एंगल ऑफ एन एसी सर्किट कंटेनिंग एलसी कर लो इन सीरीज। एलसी आर या पढ़ा दिया ना, एलसी ठीक। एलसी मतलब जितने भी सर्किट हम पढ़ रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी सर्किट हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे सर्किट आइडियल कंडीशन में लेते हैं ना। प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कंडेंसर, क्योंकि प्योर हो ही नहीं सकते, जिससे कनेक्शन करेंगे वो क्या है, रेजिस्टेंस है, उसका पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, और पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है तो उसमें हम कह रहे हैं सिर्फ इंडक्टेंस है। हम कॉइल बना रहे हैं किसकी, तार की, तार का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो कॉइल के साथ क्या होगा, इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, लेकिन हम आइडियल कंडीशन में मान लेते हैं यहाँ पर सिर्फ क्या है, जिस चीज को हम कह रहे हैं वही कर रहे हैं, बाकी को नेग्लिजिबल मानकर छोड़ दिया गया है। तो अब यहाँ पर एक कंडेंसर, जब भी कंडेंसर लोगे उसकी कैपेसिटी शो करोगे C, और जब भी कोई कॉइल लोगे तो उसका इंडक्टेंस शो करोगे L। ठीक, ये सीरीज में किसी AC सोर्स से कनेक्ट किए गए हैं, किसी AC सोर्स से एक कंडेंसर की, कंसीडर एक कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड a coil of inductance L
is connected in series with a AC source. A condenser of capacitance C and a coil of inductance L is connected with the AC voltage or AC source. At any time t, instant value of voltage V is equal to V naught sin ओमेगा टी। ओमेगा टी। ये अपना फिक्स सेंटेंस है। जैसे ही जो बोल रहा जोड़े अपन ने और बोले इंस्टेंट वैल्यू कितनी है, इंस्टेंट वैल्यू इसलिए देना पड़ता है, 2 हाफ साइकिल है, एक हाफ साइकिल 1/50 सेकंड की है। अब 1/50 सेकंड में ये इधर से ऐसा जाएगा और फिर 1/50 सेकंड में सेकंड उल्टा जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन कैसा दे, तो करंट का डायरेक्शन के लिए हम बोलते हैं कि 1/100 सेकंड पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा, मान लेते हैं हम वैल्यू कितनी है वोल्टेज की, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। अब इफ वैल्यू ऑफ करंट एट दिस टाइम वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज across condenser and across inductance is VC and VR, then VC is equal to I into XC, where XC is the what? IR रेजिस्टेंस नहीं, Reactance. XC is called conductive reactance, and value of conductive reactance, since XC is equal to 1/C omega, so VC will be equal to I/C 1/C omega, तो XC 1/C omega, ठीक। अगर एंड VL is equal to I into XL, where XL is inductive reactance and its value XL is equal to L omega, so VL will be equal to I into L ओमेगा। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। केवल स्टार्टिंग का हमने सीधा सा एक पार्ट ये लेके फिर उसका वोल्टेज लेना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Consider a condenser of capacitance C and a inductor or coil of inductance L is connected in series with AC voltage. At an instant t, value of voltage V is equal to V naught sin ओमेगा टी। Let current and voltage be I at time t in the circuit. Let current, value of current and value of voltage be I and V at time t, then voltage across condenser, बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। then voltage across condenser VC is equal to current I into reactance, conductive reactance, since XC is equal to 1/C omega, substitute value VC is equal to I/C omega. Again, if VL is the voltage across inductor, then VL is equal to I into inductive reactance I into XL, and XL is equal to L omega. So VL is equal to IL omega. यहाँ से थर्ड पैराग्राफ खत्म हुआ, तो फोर्थ पैराग्राफ में हम शो करते हैं। यहाँ पे डायग्राम में, और डायग्राम में भी बना के देना कि डायग्राम में अपना VL ये हो गया करंट I 5/2, और ये हो जाएगा 50 I BC 5/2। अब हमें एक्सप्लेन करना है रिलेशन बिटवीन VL, VC एंड I। तो यहां से हम नोट करेंगे, सिंस करंट lead ahead voltage across condenser, since current I lead ahead voltage across condenser with phase angle π/2। चूंकि कंडेंसर के अक्रॉस करंट वोल्टेज से π/2
लीड करता है, पाई बाई 2 फेज एंगल से लीड करता है, जबकि इंडक्टर में वोल्टेज लीड अहेड एंड विथ फेज एंगल पाई बाई 2 विथ करंट, वोल्टेज लीड अहेड करंट बाय फेज एंगल पाई बाई 2. then angle between BL and BC, then angle between BL and BC will be 180 degree. डायग्राम देखना, फेजर डायग्राम। ये कह रहा है कि करंट I तो हॉरिजॉन्टल लाइन से शो होगा, BL लीड अहेड 90 डिग्री विथ करंट, BL लीड अहेड पाई बाई 2 विथ करंट, while BC lagging, lag behind, BC lag behind current with pi by 2. Voltage BC lag behind current by angle, phase angle pi by 2. तो कंडेंसर के अक्रॉस वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 पीछे चलता है। करंट वोल्टेज में, कंडेंसर में वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 पीछे चलता है, जबकि इंडक्टर में पाई बाई 2 आगे चलता है। इस तरह से फाइनली हमने देखा कि एंगल बिटवीन VL एंड BC विल बी पाई रेडियन, और ये पाई रेडियन है यदि दोनों के बीच, देन रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ VL एंड BC, VL and VC will be VL difference BC. VL difference BC क्यों कह रहे हैं? हमें नहीं मालूम कि VL ग्रेटर है या BC। यदि VL ग्रेटर होगा तो रेजिस्टेंस बने, रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा? VL माइनस BC, और यदि BC ग्रेटर होगा तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा? BC माइनस VL. तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? डिफरेंस, VL डिफरेंस BC। अब यहाँ पर V इज इक्वल टू, मैंने आपने को मिल गया रिजल्टेंट वोल्टेज V इज इक्वल टू VL डिफरेंस BC, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ VL एंड BC, गेट V इज इक्वल टू I अपॉन C ओमेगा, या I एक्स सी नोट कर दो एक बार, माइनस डिफरेंस I XL और यह XC, ठीक। तो V इज इक्वल टू I, वैल्यू रखते हैं अपन, तो L ओमेगा डिफरेंस 1 अपॉन C ओमेगा, ठीक। रिजल्टेंट वोल्टेज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज, तो V हो गया। सेकंड, इंपीडेंस ऑफ LC सर्किट। इंपीडेंस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। इंपीडेंस ऑफ एनी सर्किट, AC circuit is always equal to effective resistance of that circuit। बिल्कुल फिक्स पर डेफिनेशन से इंपीडेंस की रेशो ऑफ V एंड I, रेशो ऑफ V एंड I इन द LC सर्किट, रेशो ऑफ V एंड I इन द LC circuit is known as impedance of LC circuit or effective resistance. In other words, we can say this: effective resistance of LC circuit is known as impedance of LC circuit, which is always equal to ratio of V and I. From equation 1, equation 3 होगा ना, equation from equation 4 ये impedance निकाल रहे हैं आपको, impedance from equation 4 definition लिखी हमने, और उसके बाद हमने कहा from equation 4 V upon I is equal to L omega difference 1 upon C omega, implies that ZLC is equal to L omega difference 1 upon impedance of LC circuit। फेजर डायग्राम बना हुआ है, फेजर डायग्राम आपका बना हुआ है। अब फेज एंगल की बात करता है, फेज डिफरेंस की बात करता है। फेज डिफरेंस कितना होगा करंट और इसके बीच में? अब जब फेज डिफरेंस का देखो, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस में, if VL is greater than BC, if VL is greater than BC, then V is equal to
VL VL minus minus VC. VC. Then Yes, V is sir. equal to VL V will be in the Great. direction of VL. VL. VL minus VC किस डायरेक्शन में होगा? VL ये VL की स्केलर direction. क्वांटिटी VL बड़ा है, इधर से VL खींच रहा है, इधर से VC. VC. यदि VL बड़ा है तो VC के बराबर इक्वल कैंसिल कर दिया, बच गया VL माइनस VC का डिफरेंस जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा किस डायरेक्शन में? VL तो के. VL और I के बीच कितना कोण का एंगल बन रहा है? पाई बाय 2 90 90 डिग्री. ठीक है, तो 9 पाई बाय 2 रेडियन. तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2. 2. वोल्टेज लीड अहेड करंट बाय पाई बाय 2. वोल्टेज लीड अहेड बाय फेज एंगल पाई बाय 2. वोल्टेज लीड अहेड करंट बाय एंगल फेज एंगल पाई बाय 2. इफ VL is greater than VC. VC, if VL is greater than VC. यदि वैल्यू VL की VC से ज्यादा है तो वोल्टेज लीड करेगा. LC सर्किट में कौन लीड करेगा? वोल्टेज लीड करेगा. लेकिन if VC is greater than VL, then V is equal to VC minus VL. minus VL. तो वोल्टेज का डायरेक्शन रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा? VC माइनस VL नीचे की ओर. अब करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है. कितने से पीछे है? पाई बाय 2. In this stage, VC lead ahead. Lag behind current with phase angle pi by 2. In this stage, when VC is greater than VL. Condenser is greater than voltage across inductor या inductance, then current lead ahead phase angle pi by 2 with by current. ऐसी कंडीशन में जो वोल्टेज है वो क्या होगा? करंट आगे चलेगा, इससे वोल्टेज कितना आगे चलेगा? पाई बाय 2. एंड तुझे फेज डिफरेंस हो गया. फोर्थ कंडीशन आती है कि व्हेन एक और कंडीशन आती है, दो कंडीशन लिखे. व्हेन VL is equal to VC, VL is equal to VC. implies that IXL is equal to IXC. I is cancelled by I. Value of XL is L omega is equal to 1 upon C omega. We can write it omega square is equal to 1 upon LC. 1 upon LC. CL. LC. CL जो भी हो. R omega equal to 1 upon Under root LC. Since omega angular velocity is equal to 2 pi f frequency 1 upon under root LC. So f is equal to 1 upon 2 pi under root LC. यदि impedance reactance inductive reactance when inductive reactance is equal to capacitive reactance, then a condition became resonance of resonance. यदि कंडीशन जो रखी तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 upon 2 pi under root LC. यदि आपके पास XL इक्वल टू XC है, अर्थात इंडक्टर के अक्रॉस जो इंपीडेंस रिएक्टेंस है वही किसके बराबर इक्वल है? वही किसके बराबर है? कंडेंसर के रिएक्टेंस के इक्वल है. यदि दोनों का रिएक्टेंस C और L का रिएक्टेंस अर्थात रेजिस्टेंस माने इंडक्टिव रेजिस्टेंस दोनों के यदि इक्वल हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन होने लगेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 upon 2 पाई अंडर रूट LC. तो हमने पहले कहा ये कंडीशन कब बनेगी रेजोनेंस की? जब XL is equal to XC हो, जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे उसे ही कहते हैं रेजोनेंस की कंडीशन की. जब ऑसिलेशन करने लगे, एनर्जी ऑसिलेशन करने लगे इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिक, या इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों डायरेक्शन चेंज होने लगे और मैग्नेटिक फील्ड में भी डायरेक्शन चेंज होने लगे. अर्थात मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी सभी के सभी क्या करने लगे? ऑसिलेशन करने लगे, अपनी डायरेक्शन बदलने लगे और एक दूसरे में
ऑसिलेट करने लगे तो उस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए भी बोलता है। तो ये 3 कंडीशंस है। इस तरह से एलसी सर्किट अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ज्यादा समझाने कंसीडर ए कंडेंसर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ condenser of capacitance C and a resistor of resistance R is connected with the AC source or with the AC voltage. At any time t, instant value of voltage V is equal to V0 sin omega t. Let I and V be the instant value of current and voltage due to applied AC voltage. If VC and VR be the voltage across condenser and resistance due to applied voltage, then VC is equal to I into XC, where XC is capacitive reactance and it is equal to 1 upon C omega. So VC is equal to I upon C omega. Again VR is equal to I into R. Since we know that across the condenser current lead ahead voltage or voltage lag behind current by phase angle pi by 2. Across condenser voltage lag behind current by phase angle pi by 2, while across resistance current and voltage both will be in the same phase. So the phase angle between VC and VR will be pi by 2. So the phase angle between VC and VR will be pi by 2. If the resultant voltage of VC and VR if the resultant voltage of VC and VR is represented by V, then by phasor diagram resulting voltage through the Pythagoras theorem V square is equal to VR square plus VC square. Substitute value of VR and VC from equation 2nd and 3rd. We get V square is equal to I square into R square plus I square upon C square omega square. Take out common I square, we get V square is equal to I square inside the bracket R square plus 1 upon C square omega square. Taking under root, we get resultant voltage V is equal to I into under root R square plus 1 upon C square omega square. Equation number 4. Effective resistance or impedance of CR circuit. We know that effective resistance of a circuit, AC circuit, is known as impedance. Effective resistance of CR circuit. Effective resistance of CR circuit, which is equivalent to V upon I, is known as impedance of CR circuit. So from equation 4 we get V upon I is equal to under root R square plus 1 upon C square omega square. Since V upon I is equal to impedance of CR circuit and it is represented by ZCR. So ZCR is equal to under root R square plus 1 upon C square omega square. Third, phase angle or phase difference between current and voltage. Since phase difference is always found between current and resultant voltage, if we suppose phase angle between current and resultant voltage be phi, then by phasor diagram we can find out value of tan phi. So tan phi is equal to
perpendicular upon base. In the direction of perpendicular, our voltage is VC, and in the direction of base, our voltage is VR. Substitute its value, we get I into XC upon I into R, where I is cancelled by I, and substitute value of XC, we get 10 phi is equal to 1 upon C omega R. So phi is equal to tan inverse 1 upon C omega R. Phase angle between current and voltage will be tan inverse 1 upon C omega R. Fourth, maximum current in the CR circuit, since we know that I is equal to I naught sin omega t minus phi. माइनस फाइव क्या होगा, प्लस फाइव होगा, प्लस वोल्टेज इज बिहाइंड, वोल्टेज इज करंट इज लीड बाय वोल्टेज कितना, प्लस फाइव, where I naught is equal to V naught upon ZCR, where value of impedance ZCR is equal to under root R square plus 1 upon C square omega square, while phi is equal to tan inverse 1 upon C omega R. Close कर